वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल नेरी स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करते रहें। आज हम आपके लिए एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि संविधान से संबंधित है। तो अब हम इतिहास से हटकर संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी प्रायः करते रहेंगे ताकि आपका संविधान भी उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी कवर होते रहें। आप बस नेरी स्टडी के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा नेरी स्टडी का साथ देते रहिए, इसे शेयर करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि संविधान क्या है। जब हम संविधान पर चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। संविधान देश के शासन प्रबंध से संबद्ध नियमों का एक दस्तावेज है। क्या है? देश के शासन प्रबंध से संबद्ध नियमों का एक दस्तावेज, इसी को संविधान कहा जाता है। तो कोई भी देश हो या कोई भी समाज हो, उसे चलाने के लिए कुछ नियम जरूरी हैं और उन नियमों का पालन करके ही उस देश को सही ढंग से चलाया जा सकता है। इसीलिए भारत जैसे एक विशाल देश को चलाने के लिए हमें कुछ शासन और नियमों की आवश्यकता थी। तो उन नियमों को बनाया गया, एक दस्तावेज बनाया गया जिसको संविधान के नाम से हम जानते हैं। ये भारतीय संविधान है जिसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इस प्रकार के कई नियम दे रखे हैं जिनके माध्यम से शासन को चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का लिखित संविधान किसने कहा था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये लॉर्ड नॉर्थ की द्वारा गठित एक समिति थी, गुप्त समिति। लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति को गठन किया था और उसके तहत इस रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या थी इनकी महत्वपूर्ण तथ्य, तो वो है कि भारत तथा ब्रिटेन में कंपनी के एक जो अधिकार थे उनको नियंत्रित करना। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में मानी जाती है। तो इसके कुछ कार्य थे, उनको भारत और ब्रिटेन दोनों ही स्थानों पर नियंत्रित करना इस रेगुलेटिंग एक्ट का कार्य था। इसके साथ साथ 1774 ईस्वी में इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसके पहले जो जज बनाए गए वो कौन बनाए गए? सर एलिजा इम्पे। इनके साथ साथ 3 अन्य सदस्य थे, तो वो कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर्स और हाइड। आप इसी तरीके से तथ्यों को एक साथ जोड़कर याद रखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको भारत का लिखित संविधान किसने कहा था? इसका उत्तर है LR बाली। LR बाली ने इसको लिखित संविधान कहा था। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ये हमारे लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसे बदल कर आपके सामने जब रखा जाएगा तो उत्तर कुछ और होगा। अगर पूर्णतः की जगह अंशतः शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उत्तर आप वहीं लगा करके आएंगे। तो पूर्णतः समाप्त किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसको पूर्णतः समाप्त किया गया था। परंतु एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1813, इसमें कहा गया था कि जो चाय और छींट के साथ व्यापारिक एकाधिकार है वो बना रहेगा, परंतु बाकी जो कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। पर यहाँ आकर कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पूर्णतः शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों में शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। भारत में विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति कब शुरू हुई थी? विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति, उत्तर है 1861। 1861 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1861 का, उसके तहत कहते हैं कि विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। यहाँ ये पहला था जहां विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। इसके साथ साथ विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हुआ कि प्रांतों को विधि निर्माण की शक्ति फिर से दे दी गई। अब प्रांत है भाई, शासन प्रांतों में बटा हुआ था ना, तो प्रांतों को विधि निर्माण की शक्ति फिर से दे दी गई, तो इसीलिए इसे विकेंद्रीकरण की नीति कहा गया था। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 इसका सही उत्तर होगा।
कहते हैं कि सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी एक्ट में किया गया था, इस एक्ट में किया गया था। और इसके अलावा इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। और यही वो एक्ट था जिसके आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली जो बनाई गई थी 1909 में, उसका विस्तार कर दिया गया कि अब सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन दे दिया गया था, कि अब उनको भी निर्वाचन में, मतलब उनका विस्तार कर दिया गया था। तो ऐसा हमें यहाँ से पता चलता है। इसके साथ साथ केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी, ये भी इसी की एक विशेषता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत शासन एक्ट 1835 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब कराए गए थे? भारत शासन एक्ट 1835 के तहत प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब कराए गए थे? इसका सही उत्तर है फरवरी 1937। फरवरी 1937 के तहत। कहते कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में, 11 प्रांतों में ये चुनाव कराए गए थे। और इनमें जैसे अगर देखा जाए तो इनमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की थी। 5 जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ था, ऐसा हमें पता चलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, तो अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, कहते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। अगर प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था और इसके साथ साथ केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अब ये क्या था, हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो विषय जो होते थे, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, उनको बांट दिया जाता था, उनको बांट दिया जाता था। तो जब बंटवारा कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, जब किसी भी जैसे विषयों पर नियम बनाने की शक्ति होती है ना, तो उन नियमों को, उन शक्तियों को बांट दिया गया। तो वही इसमें बताया गया है कि केंद्र में द्वैध शासन, उसी को द्वैध शासन का नाम दिया गया। आगे चलते हैं कि एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले किया गया था। एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले किया गया था। उत्तर है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले कहा था कि मतलब एक संविधान बनाना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन माना जाता है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो जब एक तरफ तो लोग कह रहे थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए भारत में, दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापान शक्तिशाली बनकर उभरा। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और चीन हुआ, इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर बहुत दबाव डाला कि अब तुम्हें भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। तो ऐसी जब परिस्थिति बन गई तो उस समय वहां प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय वहां के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि युद्ध मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनको भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा था बात करने के लिए। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता में कौन शामिल हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जी शामिल हुए थे। और फिर इन्होंने क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उनको सामने रखा, जिसमें उन्होंने संविधान निर्माण की भी बात रखी थी, ऐसा हमें पता चलता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है, सभी को पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। जब भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वयोवृद्ध, सबसे वयोवृद्ध वही थे, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। परंतु फिर जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, उनको कहां से चुना गया था? तो इसका उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुनकर। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुनकर इनको लाया गया था। और फिर बाद में इन सभी लोगों ने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया। आगे चलते हैं
1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने कहां पर अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में, कहते हैं बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। कहां पर? बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि किसने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी और एओ ह्यूम को माना जाता है। तो इसमें इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिसने कहा जाता है कि इतना साथ दिया भारत की स्वतंत्रता में, तो जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि इसे एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रखना चाहिए, इसे अब एक संस्था बनाना चाहिए, समाज सेवी संस्था टाइप, कि अब इसे राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने इसे एक राजनीतिक दल बनाया और फिर उसके बाद क्या, वो स्वयं प्रधानमंत्री पद पर भी विराजमान हुए। तो ऐसा हमें इन तथ्यों का पता चलता है। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसे एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 कहता है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? इसका उत्तर है सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी को जो प्रांतीय संविधान समिति थी उनका अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम्स में घुमाकर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि पहले उनका निर्वाचन कहीं और से हुआ था, परंतु फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन्हें दूसरी जगह से निर्वाचित किया गया। तो पता चलता है, पहले तो देख लेते हैं उत्तर क्या है। उत्तर है मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इसमें क्या हुआ था कि देखिए, पहले इनका निर्वाचन जो हुआ था वो बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि बंगाल का जो पूर्वी भाग था वो किस में चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया। ऐसी परिस्थिति में भाई इन्हें तो संविधान सभा में शामिल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि संविधान के निर्माणकर्ता थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि जो बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट थी उसमें कांग्रेस के M.R. जयशंकर, कौन? M.R. जयशंकर, इनसे सीट खाली कराई गई। इनसे सीट खाली करा करके फिर इनको उपचुनाव करा करके अंबेडकर जी को पुनः संविधान सभा का जो सदस्य था वो बनाया गया। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से और पहले पूर्वी बंगाल से। कहां से? पूर्वी बंगाल से। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1947 उत्तर होना चाहिए, परंतु नहीं, यहाँ उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत बर्मा जो क्षेत्र था उसे भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा क्षेत्र को। जबकि 1947 की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई 1947 पर आकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप खुद सोचिए कि 1947 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत और पाकिस्तान को दो अलग राष्ट्र बनाए गए थे। भारत और पाकिस्तान, उन्हें अलग किया गया था, जबकि बर्मा को 1935 में ही अलग कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसका उत्तर है 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी? 15 महिलाएं। और इसमें कुछ विशेष महिलाएं जिनका नाम आपने सुना होगा, सुचेता कृपलानी जी, विजयालक्ष्मी पंडित जी, राजकुमारी अमृता कौर जी, सरोजनी नायडू जी, हंसा मेहता जी, ये कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं थी जो इसमें शामिल थी। सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश से शामिल थी और विजयालक्ष्मी पंडित जी भी उत्तर प्रदेश से शामिल थी। और विजयालक्ष्मी पंडित जी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगी कि ये जवाहरलाल नेहरू जी की कौन थी? बहन थी। जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। तो ये सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। ये सभी तथ्य, क्या पता कभी एग्जामिनर का मूड घूम जाए और वो आपसे ये भी पूछ ले, तो इन सभी तथ्यों को याद रखिए। हम एक्स्ट्रा में ही सही, लेकिन याद रखिए। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए? भारतीय संविधान में कुल कितने वाचन हुए? वाचन और बैठक दोनों शब्दों को याद रखना है भाई। बैठक अलग हो जाता है और वाचन अलग।
तो वाचन की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। कितना? 1948 तक। और वही अंतिम वाचन जो तीसरा वाचन था वो हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। तो 3 वाचन कुल हुए थे भारतीय संविधान में। और अगर बैठकों की बात करें तो 12 बैठकें हुई थी। तो बैठक और वाचन में कंफ्यूज नहीं होना है। बैठक और वाचन दोनों अलग अलग है। वाचन का मतलब है विचार विमर्श। विचार विमर्श के लिए ये लोग कहाँ पर एकत्रित हुए थे और कितने विचार विमर्श हुए थे? तो 3 हुए थे। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? द्वैध शासन के जन्मदाता। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वैध शासन का शब्द का प्रयोग बार बार होता रहता है। तो इसके जन्मदाता लियोनल कार्टिस को माना जाता है। लियोनल कार्टिस, इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी, डायरकी इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने द्वैध शासन शब्द का वर्णन किया है। तो ये लियोनल कार्टिस द्वैध शासन के जन्मदाता माने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार कब दिया गया? ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया या मताधिकार का अधिकार कब दिया गया? तो उत्तर होगा सी, 1919। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जिसे कहते हैं, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत ही महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? ये हमारा अंतिम प्रश्न है क्योंकि 20 प्रश्नों, जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हीं का ये सेशन था। तो 20 प्रश्न संख्या 20 कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का पत्र किसने कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का पत्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे गुलामी का पत्र कहा था। किसने क्या कहा? इन शब्दों को जरूर याद रखिए, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे गुलामी का पत्र कहा था। हमारे भारतीय संविधान में जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उससे बहुत सारे अनुच्छेद को एज इट इज, मतलब बिल्कुल वैसे ही लिया गया है। तो अगर ऐसा भी था तो भारत शासन अधिनियम 1935 की कई सारे तथ्यों को भारतीय संविधान में लिया गया और उन्हें शामिल किया गया और आज भी हम उन नियमों का पालन करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगेगा कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।